हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे। तो आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने 40 महत्वपूर्ण सोशल साइंस के सवाल को लेकर के। ठीक है, तो आप लोग का तैयारी कैसे चल रही है अभी पता चलेगा। आप लोग को पीछे पीछे सोल्व करना है और बताना है आप लोग को इसमें से कितना सही हुआ है। ठीक है, ध्यान रहे, ये सब है ना JCERT के द्वारा ही जो मॉडल पेपर आता है वही सब है। ठीक है, तो ये सब कर लेना, सभी मॉडल पेपर और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इंग्लिश में भी लाया जाए ना, तो इंग्लिश ये है ना, चूंकि ऑफिशियल है। ठीक है, तो ये हम लोग तो इसमें कुछ कर नहीं सकते, इसमें दिया नहीं, किसी किसी क्वेश्चन में दे दिया है इंग्लिश में और किसी किसी क्वेश्चन में नहीं दिया है, पता नहीं ऐसा भेदभाव क्यों है ना। लेकिन जब हम लोग लाएंगे अपना क्वेश्चन वगैरह खुद से बनाएंगे तो उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं करना। देखिए, सबसे पहले सवाल क्या कर रहा है, बोल रहा है विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है। ठीक है, फिर इसका सबसे बड़ा शेयर बाजार आखिर कौन सा है, कितने बार पूछा गया ना, बताइए। जिनेवा है, वॉल स्ट्रीट है, संघाई है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वॉल स्ट्रीट आप सभी को पता है, अमेरिका में वॉल स्ट्रीट में जो अमेरिका का जो एक्सचेंज है ना, जो शेयर बाजार है, वो क्या है, वॉल स्ट्रीट है, जो दुनिया का सबसे बड़ा है। और 1929 ईस्वी में यही क्या होता है, ये डूब जाता है एक तरीके से, जिससे क्या होता है एक तरीके से महामंदी का कारण भी बनता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है रूस के, ठीक है, रूस के शासक को क्या कहा जाता है। रूस के शासक को आखिर क्या कहा जाता है, क्या उसको सम्राट कहा जाता है, जार कहा जाता है, पुतिन कहा जाता है ना। अभी अभी कौन है वहां का सम्राट, एक तरीके से कौन है वहां पे, पुतिन है। ठीक है, लेकिन क्या कहा जाता था, जार, शक या फिर सम्राट। तो क्या बोलेंगे, जार। ठीक है, जार कहा जाता था, है ना। जैसे कि निकोलस द्वितीय जो था, ठीक है, निकोलस द्वितीय आप सभी को पता है, निकोलस द्वितीय। ठीक है, तो ये जो था ना, ये क्या था, जार था, कहाँ का, रूस का। और ये जब रूस की क्रांति होती है कब होती है, 1917 में होती है, तो फिर इसको अपना गद्दी छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग, बताइए जेकोबिन क्लब का नेता कौन था। आखिर जेकोबिन क्लब का नेता कौन था, बताइए कौन था। रूसो था, ठीक है, मैक्स मिलियन रोबेस्पियर था, या फिर लेनिन था, या फिर नेपोलियन था। तो कौन था, मैक्स मिलियन रोबेस्पियर। ठीक है, तो ये था, कौन था, जेकोबिन क्लब। अच्छा, जेकोबिन क्लब किस देश से रिलेटेड है, ठीक है, आप सभी को पता है फ्रांस है ना, फ्रांस की क्रांति के समय से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो बोलेंगे प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 में हुआ था, लेकिन अब यहाँ पूछ देगा तारीख के साथ बताना है ना। तो 18 जून 1914, 1 अगस्त 1914, 25 जून 1914 या फिर 1 जुलाई 1914। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि 1 अगस्त 1914 से ही क्या होती है, शुरुआत होती है किसकी, प्रथम विश्व युद्ध की। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे, किस वर्ष गए थे, 1925 में गए थे, ठीक है, या 1927 में, 1930 में, या फिर 1935 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर है ना 1930 में, यानी ऑप्शन नंबर सी, 1930 में कहाँ गए थे, रूस की यात्रा पर गए थे। और वहां का जो एजुकेशन सिस्टम है, वहां का जो शिक्षा प्रणाली, उसकी वहां पे तारीफ की थी। ठीक है, भारत का एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है ना, आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, भारतीय वन अधिनियम बना। भारतीय वन अधिनियम कब बना, 1860 में बना, ठीक है, 1863 में, 1864 में, या फिर 1865 में। तो भारतीय वन अधिनियम है ना 1865 में बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, हाँ, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी। अब देखिए ये दोनों क्वेश्चन काफी सिमिलर है ना, भारतीय वन सेवा की स्थापना, यहाँ पे भारतीय वन अधिनियम है। ठीक है, तो ये 1765 में हुई थी, 1730, 1864, है ना, 1830, 1864 या फिर 1857। यहाँ पे देखिए 1864 में हुई थी। अब यहाँ ऑप्शन नंबर सी, 7वां का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब ये देखिए दोनों में ना 1 साल का फासला है ना, 1864 यहाँ पे 1865। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखिए लिखा हुआ है वाणिज्यिक अथवा नगदी फसल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में है वाणिज्यिक अथवा नगदी फसल है कौन सा, जूट है, कपास है, गन्ना है, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो क्या है, तो बोलेंगे उपरोक्त सभी। यहाँ जो कपास है, जूट है, या फिर गन्ना है ना, इसको वाणिज्यिक या फिर नगदी फसल इसको बोला जाता है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मुनाफा, बहुत ज्यादा फायदा कमाया जाता है ना ये सब फसल करके। हालांकि इसमें लागत भी बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, नगदी फसल। ठीक है, या फिर वाणिज्यिक फसल। नगदी फसल करने का मतलब कैश क्रॉप, एक तरीके से कैश क्रॉप है ना, इंग्लिश वाले बच्चे बोलते हैं, समझ नहीं आता ना, तो थोड़ा बहुत तो समझ में आते होगा ना, ऐसा तो नहीं है, नहीं आप लोग भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी समझ में तो आना चाहिए। ठीक है, तो उसको कैश क्रॉप एक तरीके से बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया। आखिर जो हिटलर जो था वो पोलैंड पर आक्रमण कब करता है, मई 1939 में करता है, अगस्त 1939 में करता है, सितंबर 1939 या फिर अक्टूबर 1939। तो बोलेंगे
ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1939 में, ठीक है। इसी के साथ ही क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, जब ये जो हिटलर का जो सेना है वो पोलैंड पर आक्रमण करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्धू कान्हू किस विद्रोह के नेता थे। जो सिद्धू और कान्हू है किस विद्रोह के नेता थे, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ठीक है, कोल विद्रोह या फिर सन्यासी विद्रोह। तो ये संथाल विद्रोह के नेता थे, ठीक है। सिद्धू कान्हू संथाल विद्रोह के क्या थे, नेता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। दक्कन ट्रैप आखिर किसको जाना जाता है दक्कन ट्रैप के नाम से, भारतीय मरुस्थल को, तटीय मैदान को, प्रायद्वीपीय पठार को या फिर भारतीय द्वीप समूह को। तो यहाँ पे देखिए प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, है ना। ये जो ज्वालामुखी होता है ना, उसका जो मेग्मा होता है वो निकल निकल एक तरीके से सीढ़ी जैसा बना दिया गया है शेप, तो उसको ट्रैप, यहाँ ट्रैप कहने का मतलब वही सीढ़ी से, ठीक है। तो उसको दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं, प्रायद्वीपीय पठार को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है ना, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, ठीक है, कौन सा है। तो इसका ये भी कई बार पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा आंसर कौन सा होगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, सबसे पूर्वी देशांतर है, और भारत का जो देशांतर विस्तार है कितना से कितना तक है ना, तो ये भी आपको याद रखना, ये जो है ना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, ठीक है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ठीक है। तो ये क्या है, ये भारत का पूरा एक तरीके से देशांतर विस्तार है, भारत इस यहीं पर है ना। तो ये चीजें, ठीक है। ये जो देशांतर जो रेखाएं होती है ये काल्पनिक रेखा होती है, जो ग्लोब वगैरह आप लोग देखोगे उसमें देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है अलकनंदा और, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी कहां पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ध्यान रहे गंगा नदी कैसे बनती है, तो ये भागीरथी और अलकनंदा जो है, ये दोनों जो नदियां हैं वो मिल करके एक नदी बन जाती है, मिल करके, और उसको ही गंगा नदी बोलते हैं, ठीक है। तो कहां पर मिलती है, कानपुर पर मिलती है, हरिद्वार पर, देहरादून या फिर देवप्रयाग। तो देवप्रयाग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। उत्तराखंड में ये देवप्रयाग देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, भागीरथी और देवनंदा नदी आती है और एक नदी मिल जाती है, और इसी एक नदी को क्या बोलते हैं हम लोग, गंगा नदी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कर्क रेखा, इससे भी कई बार सवाल पूछने को देखने को मिलता है ना। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, ये भी पूछा हुआ सवाल है ना, किस राज्य से नहीं गुजरती। कर्क रेखा के बारे में आप लोगों को बताया गया था, है ना, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है, मित्र पर गमछा, ठीक है, गमछा झाड़। यहाँ पे देखिए, ठीक है, मी से मिजोरम हो गया, ठीक है, त्रा से त्रिपुरा हो गया, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान हो गया, ठीक है, ग से गुजरात हो गया, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड हो गया, ठीक है। तो ये 8 राज्य हो गया, ठीक है। तो ये 8 राज्यों से गुजरती है। तो यार देखिए राजस्थान से गुजरती है बोलेंगे, बिल्कुल गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है बिल्कुल, त्रिपुरा से भी गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। किससे नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद की, ये भी आप लोगों को पहले भी बताया गया था, आप लोगों को पहले का क्लास किया था, आप लोगों को पता होगा। आइए आप ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी, ठीक है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनी, 1952 में बनी, ठीक है, 1971 में बनी, 1981 में बनी, लाइन थोड़ा कट गया यहाँ पे खैर, 1981 में बनी या फिर 2000 में बनी। तो क्या राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनती है, तो 2000 ईस्वी में बनती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है महोगनी किस वन की प्रमुख वनस्पति, ठीक है। महोगनी आखिर किस वन की क्या है, प्रमुख वनस्पति है। मानसून वन की है, शुष्क मरुस्थलीय वन की है, ज्वारीय वन की, या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की है। तो ये जो महोगनी जो है ना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की क्या है, प्रमुख वनस्पति, प्रमुख पेड़ एक तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहने का मतलब एक सदाबहार वन है, सालों भर हरियाली रहती है, और साथ में ना यहाँ पे वर्षा बारिश बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसी की प्रमुख वन है वनस्पति कौन, महोगनी। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, किस भाषा से हुई, स्पेनिश से हुई है, अरबी से हुई, तुर्की या फिर हिंदी भाषा। आखिर मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से देखने को मिलती है, तो वो अरबी भाषा से देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। बताइए काल वैशाखी का संबंध किस राज्य से, काल वैशाखी का संबंध किस राज्य से है। क्या वो केरल से है, क्या वो महाराष्ट्र से है, क्या वो पश्चिम बंगाल से, क्या वो तमिलनाडु से। तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, पश्चिम बंगाल से है। ये जो है ना बैसाखी के समय में वहां पर एक बारिश होती है ना, बहुत ही खतरनाक बारिश, गरज चमक के साथ पूरा बारिश होती है, उसी को वहां पे काल बैसाखी बोला जाता है, ठीक है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। अब आगे बढ़ते हम लोग
क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ है, इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया, है ना। यार देखिए वहां पे ना एक तरीके से सुनामी आया था, कहां पर, अंडमान निकोबार। इंदिरा बिंदु कहां पर है, तो अंडमान निकोबार पर है। तो वहां पे सुनामी आता है, कब आता है वही बताना है। 1984 में आता है, 2000 में आता है, 2002 या फिर 2004। तो 2004 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 2004 में सुनामी आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये पूरा की पूरा जल मग्न हो जाता है, पूरी तरीके से पानी भर जाता है सुनामी की वजह से। अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत में सन 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2001 में जनगणना हुई थी, ठीक है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है, क्या था लिंगानुपात, वो 946 था, ठीक है, 861 था, 930 था या फिर 933 था। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सा था, 933, ठीक है। फिर 2011 में भी जनगणना होती है, तो 2001 का है ना, बहुत पुराना। फिर 2011 लास्ट में 2011 में जनगणना हुई थी, तो ये 10 थोड़ा सा बड़ा था और 943 पहुंचा था, ठीक है। थोड़ा सा सुधार हुआ था लिंगानुपात में, ठीक है। सबसे अच्छा तो केरल का था लिंगानुपात, ठीक है। उसके बाद फिर अभी जनगणना हुई नहीं, अभी जनगणना चल रही है, 2021 में होना था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। तो उसके बाद देखने को मिलेगा कि फिर अब लिंगानुपात कहां तक पहुंचा। लिंगानुपात कहने का मतलब क्या है, लिंगानुपात कहने का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या, ठीक है। 1000 में से 1000 तो होना ही चाहिए ना, है ना। हाँ, 1000 से कम है यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, कब हुई थी, अप्रैल 1947 में वो था, दिसंबर 1945 में वो था, दिसंबर 1946, मई 1946। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा, दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पूछा हुआ सवाल आप सभी को पता है, पहले आप लोगों ने क्लासेस किए हैं तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। लिखा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, जो मंत्री की नियुक्ति वो करता कौन है, राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है या फिर गृह मंत्री करता है। तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अभी के राष्ट्रपति कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, राष्ट्रपति कौन है, उसका राष्ट्रपति का नाम कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है, ध्यान रहे। और राष्ट्रपति कौन क्या करता है, ये मंत्रियों को नियुक्ति करता है, लेकिन किसके कहने पर, प्रधानमंत्री के कहने पर, ठीक है। खुद से नहीं करता है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर नहीं दिया गया भारत के अंदर, है ना। चलिए सारा पावर प्रधानमंत्री के पास होता है। आगे बढ़ते हम लोग, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, दूसरी पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, किसने की थी, पीवी मंडल ने किया, देवीलाल चौधरी ने किया, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव ने या फिर राम विलास पासवान ने। तो किसने किया, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है, पीवी मंडल, ठीक है, पीवी मंडल ने किया था। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। लिखा हुआ है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, आप बताइए। इतना आसान क्वेश्चन हो सकता है, कौन है हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्या वो नरेंद्र मोदी है, क्या वो अटल बिहारी वाजपेयी है, क्या वो अमित शाह है, क्या वो सुशील मोदी है, कौन है वो, तो कौन है, क्या वो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, चलिए से बताइए कौन है, बिल्कुल करेक्ट, कौन है वो, नरेंद्र मोदी। हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। अमित शाह क्या है बताइए, क्या वो गृह मंत्री है, क्या वो वित्त मंत्री है, क्या है वो, जल्दी से बताइएगा, अमित शाह क्या है, फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। देखते हैं आप लोगों में से किसको किसको पता है, और उम्मीद करता है आप लोगों का सभी क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन सही हो रहा होगा, है ना। चलिए बताइए, संविधान कब बना, संविधान कब बना, ये नहीं बोल रहा संविधान कब लागू हुआ, कब बना ये बोल रहा, ठीक है। यहाँ लिखिए, लिखा हुआ 26 जनवरी 1946, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 या फिर 26 नवंबर 1949। तो ध्यान रहे, बना कब था, तो ये आप लोगों को पहले ही बताया गया कब बना था, 26 नवंबर 1949 को बना था, लेकिन लागू कब हुआ था, तो ये 26 जनवरी को, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसलिए लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये बना कब था, 26 नवंबर, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, संविधान पूछा जा सकता है संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो ये 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, भारतीय नागरिकों के अधिकार व स्वतंत्रता का रक्षक कौन है, कौन है, क्या वो कार्यपालिका, हम जो भारतीय नागरिक यानी जो हम लोग हैं, हम लोग नागरिक है देश के, तो हमारे जो अधिकार है, जो स्वतंत्रता है, उसका रक्षक एक तरीके से कौन है, क्या कार्यपालिका है, ठीक है, विधान पालिका है, न्यायपालिका या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ। तो यह कौन है, न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका, जो कोर्ट है, जो अदालत है, वो सब है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है, पालमपुर में कृषि खेती पर कितने प्रतिशत लोग आश्रित है, ठीक है। कितने, पालमपुर के रिलेटेड काफी सवाल आता है, तो कितने प्रतिशत लोग वहां पे कृषि पर आश्रित है, कृषि काम करते हैं ना, 26%, 40%, 75% या फिर 90%। आप सभी को बताया गया था ज्यादातर लोग वहां पर क्या कृषि पर ही आश्रित है, ऑप्शन नंबर सी 75% बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा हुआ है, एक देश की
श्रम शक्ति क्या है? श्रम शक्ति कहने का मतलब जो काम काज करने वाले लोग हैं, है ना, उसी को श्रम शक्ति बोलेंगे। ठीक है, तो जो काम काज करने वाले लोग, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ, 15 से 80 वर्ष, 15 से 75 वर्ष, 15 से 59 वर्ष या फिर 15 से 40 वर्ष। तो 60 वर्ष में तो इंसान क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है ना, काम धंधा छोड़ के घर में बैठ जाता है, रिटायर हो जाता है एक तरह से। तो ये जो 60 वर्ष यहाँ पे मतलब 59 वर्ष लिखा हुआ है और यहाँ 15, यानी 15 से 59 वर्ष के बीच के जो लोग हैं वो क्या एक तरीके से श्रम शक्ति है। ठीक है, यही लोग क्या करते हैं, काम वगैरह करते हैं, देश को आगे बढ़ाते हैं, देश की इकोनॉमी को, देश की अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो 15 से 59 वर्ष बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। यहाँ देखिए लिखा हुआ हरित क्रांति क्या है। आखिर हरित क्रांति क्या? हरित क्रांति से रिलेटेड बहुत सवाल आप लोगों से आया हुआ है। क्या है ये? क्या कृषि में विकास है, दूध में वृद्धि है, उद्योग में विकास है, या फिर इनमें से सभी? तो क्या ये कृषि में विकास है? हरित क्रांति क्या है? कृषि में ही तो वृद्धि हुआ था ना, उन्नत बीज का इस्तेमाल किया गया था, जिससे जो गेहूं है और चावल है उसके उत्पादन में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। तो एक तरीके से कृषि में ही विकास है। ठीक है, हरित क्रांति जो कि 1960 के दशक में स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है जिस शासन प्रणाली, ठीक है, जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है। ठीक है, जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि है, जो हम लोग क्या चुनते हैं, आपके 18 साल तो नहीं हुआ, लेकिन जिसका 18 साल हो जाता है वो चुनाव में चुनते हैं कि नहीं चुनते, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वही लोकसभा में जाकर के बैठते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अधिनायक तंत्र बोलेंगे, लोकतंत्र बोलेंगे, राजतंत्र बोलेंगे, या फिर कुलीन तंत्र बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लोकतंत्र बोलेंगे, जहाँ पे लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और वही लोग फैसला फिर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? उसको लोकतंत्र बोलेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ, यहाँ पे लिखा हुआ है वह देश जहां सन 1958 से 61 के दौरान पड़ा अकाल विश्व इतिहास का सबसे भयावह अकाल था, है ना, बहुत सारे लोग मारे गए थे। किस देश का बात हो रही है? नेपाल का, चीन का, भारत का, या फिर पाकिस्तान का? तो चीन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। ये भी पूछा हुआ सवाल आप लोगों को पता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्ष 2011 में भारत में निर्धन लोग कितने थे? ठीक है, 2011 में जब जनगणना हुआ तो निर्धन लोग कितने थे? 15 करोड़ थे, 25 करोड़ थे, 27 करोड़ थे, या फिर 37 करोड़ थे? तो उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 27 करोड़। ठीक है, क्या आप लोगों का उत्तर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई? 1960 को की गई, 1950 को की गई, अभी भी बताया गया था ना 1970 को की गई थी, या 1980 को? अभी भी हरित क्रांति से रिलेटेड बात हो रही थी तो बताया गया था। कब? 1960 के दशक में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर देखने को मिलेगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा हुआ है? भाई कट क्यों नहीं रहा है? ये बढ़िया टक किया थोड़ा सा खैर लोडिंग हो रहा है। देखिए आप क्या लिखा हुआ, रायगंज पालमपुर से कितनी दूरी पर है? ठीक है, कितनी दूरी पर है? क्या वो 3 किलोमीटर की दूरी पर है, क्या वो 10 किलोमीटर की दूरी पर है, क्या वो 30 किलोमीटर की दूरी पर है, या फिर 5 किलोमीटर की दूरी पर है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? बिल्कुल सही होगा, 3 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अभी काम किया। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है जिन देशों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में निवेश किया वे कैसे देश बने? वो कैसे? जो लोगों के शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश करता है, खर्च करता है ना, यानी कि जैसे कि अगर भारत में लोगों को शिक्षा पर खर्च किया जाए, स्वास्थ्य पर खर्च किया जाए, तो जहाँ के लोग स्वस्थ रहेंगे, है ना, बीमार नहीं रहेंगे, जहाँ के लोग पढ़े लिखे रहेंगे, तो वो कैसा देश बनेगा? वो क्रांतिकारी देश बनेगा, विकसित देश बनेगा। ठीक है, परोपकारी बनेगा या फिर अविकसित बनेगा? क्या बोलेंगे उसको? विकसित देश बनेगा ना, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगर देश की जनता के ऊपर सरकार शिक्षा पर खर्च करेगी, है ना, स्वास्थ्य पर खर्च करेगी, यहाँ के स्वास्थ्य सुविधाएं देख लीजिए उतनी अच्छी नहीं है ना, एजुकेशन सिस्टम उतनी अच्छी नहीं है, शिक्षा पर उतना ज़्यादा निवेश नहीं किया जा रहा है, तो भारत इसलिए विकसित देश नहीं बन पा रहा है। ठीक है, विकसित देश बनने के लिए हमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या करना पड़ेगा? निवेश करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा, लेकिन सरकार करती नहीं है ना, सिर्फ मुद्दों को भटकाती रहती है इधर से उधर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, भारत में स्वीकृत आवश्यकता नागरिक क्षेत्रों में कितनी? स्वीकृत आवश्यकता यानी कहने का मतलब जो खाने पीने जो हम लोग को कैलोरी मिलता है, तो जो नगरीय यानी शहरों में वो कितना लेना जरूरी है, ये आप लोगों को बताया गया था, पूछा हुआ सवाल है ना। 2100 कैलोरी है, 2000 कैलोरी है, 2400 कैलोरी, या फिर 2500 कैलोरी? तो यह शहरों में थोड़ा कम होता है ना, ऑप्शन नंबर 1 2100 कैलोरी। ठीक है, नगर में कितना है? तो 2100 कैलोरी है, लेकिन गांव में रहने वाले जो लोग हैं उसके लिए है भाई 2400 कैलोरी। ठीक है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400, लेकिन शहरों के लिए 2100 कैलोरी, ये भी आप लोग को पहले बताया गया था। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति किसके महत्व को रेखांकित
करता है। किसके महत्व को? क्या वो मशीन के महत्व को, उत्पादक के महत्व को, मानव पूंजी या फिर प्रशिक्षण, या फिर मानव पूंजी? मानव पूंजी कहने का मतलब जो हम लोग हैं, जो स्वस्थ लोग हैं, जो स्वस्थ लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना देश के अंदर, वही मानव पूंजी है। तो वही उसी को जब पढ़ा लिखा रहेगा, ठीक है, स्वस्थ रहेगा, ठीक है, तो सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी है, वो किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, सिर्फ कोई जरूरी नहीं सूचना प्रौद्योगिकी में, किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर सकता है। तो ये मानव पूंजी को ही क्या एक तरीके से रेखांकित करता है, क्योंकि जो सूचना प्रौद्योगिकी है ना, भारत के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी बूम पर है अभी फिलहाल में। तो वो किस लिए संभव पाया? क्योंकि लोग पढ़े लिखे, ठीक है, लोगों के अंदर स्किल है, इसकी वजह से ये बूम पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। यहाँ पे देखिए, पालमपुर में विभिन्न जातियों, ठीक है, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? कितने परिवार रहते हैं? 450 परिवार रहते हैं, 350 परिवार रहते हैं, ठीक है, ये भी पूछा वाला 250 या फिर 650। तो कितने कितने परिवार रहते हैं? 450। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, गिरफ्तार किए गए या हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को कितने अवधि के अंदर, ठीक है, कितने अवधि के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? ठीक है, निकट के मजिस्ट्रेट करने मतलब जो नजदीकी जो अदालत है वहां प्रस्तुत करना। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर लिया तो ना, तो आपको कितने दिनों के अंदर वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा, अदालत के सामने पेश करेगा? 2 दिनों के अंदर, 10 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, या फिर 72 घंटे के अंदर? तो 24 घंटे के अंदर। ठीक है, ये कानून है कि भाई 24 घंटे के अंदर जिसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। ठीक है, लेकिन कानून तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोई फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो ये तो डिपेंड करता है ना। ज्यादातर जगह पर देखा जाता है कि फॉलो वगैरह ठीक से कोई कानून करता ही नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख कौन है? यहाँ पे प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, या फिर प्रमुख न्यायाधीश है? यहाँ पर देखिए जो सरकार का प्रमुख की बात हो रही है, ठीक है, सरकार का प्रमुख कौन है? तो प्रधानमंत्री है। ठीक है, सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, ऑप्शन है करेक्ट होगा। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति है ना, राष्ट्र का प्रमुख है। ठीक है, इसका नाम में है राष्ट्रपति है, तो राष्ट्र का जो प्रमुख रहेगा, ठीक है, राष्ट्र का जो प्रमुख रहेगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। लेकिन जो सरकार का प्रमुख होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, क्योंकि सारा पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। ठीक, चलिए बताइए आप लोगों में से, आप लोगों का 40 क्वेश्चन से कितना सही हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं ज्यादातर क्वेश्चन सही हुए होंगे, कम से कम 35 क्वेश्चन तो सही हुए ही होंगे, है ना। जिनका 35 से ज्यादा सही हुआ है उनका तैयारी काफी बढ़िया तरीके से चल रहा है। जिनका 30 से ज्यादा हुआ सही, तो समझिए कि उनका तैयारी भी ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा और मेहनत कीजिए। ठीक है, और जिनका बहुत ही कम हुआ आया है नंबर, तो आप लोग को थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, रोज पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना, थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, आप लोग अच्छा करेंगे। ठीक है, तो 9th में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है ना, आराम से आप लोग अच्छा नंबर इसमें उठा सकते हैं। तब तक रखिए अपना ख्याल, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और भी कुछ कहना हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाय।